हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनेंगे आज की क्लास के लिए। कल हम एक प्रमेय प्रूफ कर रहे थे जिसमें हमने ये देखा था कि समतलीय होने की शर्त को हमने प्रूफ किया था। एक प्रमेय हमने ये भी प्रूफ की थी, आपको पता हो तो ऑयलर सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी आपने देखा था। ऑयलर सूत्र के लिए किया क्या था आपने पता हो तो आपको n-e+r=2 को प्रूफ किया था। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुने। आज हम जो प्रमेय ले रहे हैं, कल कुछ प्रमेय उस लेक्चर में थी लेकिन आप कंप्लीट उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि जी एक सरल समतलीय ग्राफ है तो जी में एक शीर्ष अवश्य विद्यमान होगा जिसकी कोटि 5 या 5 से कम होगी। एक बात बताइए आप लोग, इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले मेरी कुछ बातें सुने। मैं कहता हूं आपसे, यदि मान लो कि ग्राफ के अंदर केवल एक शीर्ष है, बताइए उसकी कोटि कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई कोर आपतित नहीं होगी। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी शीर्ष की कोटि उस पर आपतित कोरों की संख्या होती है। क्लियर है? अब इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे आप लोग कि यदि कोई शीर्ष है आपका और उस पर कोई कोर नहीं आ रही तो उसका मतलब क्या है? वो उसकी कोटि 0 है। सबसे पहले जब हम बात करें कि ग्राफ में केवल एक शीर्ष है तो बताओ प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि उस शीर्ष की कोटि कितनी आ रही है? 5 से कम। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और मैं कहता हूं क्या कि 2 शीर्ष है मान लो। यदि वो 2 शीर्ष है तो आप अच्छे से समझदार हो कि 2 शीर्ष ना तो लूप बन सकता है ना समांतर कोने बन सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक कोर के द्वारा ही जुड़ा हुआ होगा और एक कोर के द्वारा जुड़ा हुआ होगा तो दोनों शीर्षों की जो कोटि होगी वो क्या होगी? 1-1 होगी। तो पहले यहां तक चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई? तो चलते हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम माना जी एक सरल समतलीय ग्राफ है। सर्वप्रथम हमने मान लिया कि जी क्या है? एक सरल समतलीय ग्राफ है जिसमें सबसे पहले केस फर्स्ट, यदि जी में केवल एक शीर्ष हो। सबसे पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि जी में ओनली कितने शीर्ष हो? केवल एक शीर्ष हो। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये अकेला शीर्ष है, वी दे दिया इसका नाम। आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इसकी कोटि कितनी होगी। इसकी मैं डिग्री ऑफ वी निकालूं तो आपके सामने हो जाएगा 0। क्लियर है? मैं बात करता हूं तो क्या हो गई? तो प्रमेय सत्य है। बोलो भाई, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में कि प्रमेय क्यों सत्य है। क्योंकि इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई है ये, क्योंकि 5 से कम है इस शीर्ष की कोटि। सेकंड केस की बात करता हूं मैं। सेकंड केस में क्या लेता हूं, ध्यान दीजिए। यदि जी में 2 शीर्ष है, जी में कितने शीर्ष है? 2। तो उनकी स्थिति कैसी हो सकती है? देखो, चूंकि जी एक सरल समतलीय ग्राफ है और मैंने आपको बता चुका कि जो आपका सरल ग्राफ होता है उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसमें ना तो समांतर कोरे होती है ना ही क्या होता है? लूप होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए, जी एक सरल ग्राफ है तो जो 2 शीर्ष होंगे वो किस तरह से जुड़े हुए होंगे? इस तरह से जुड़े हुए होंगे। ये शीर्ष कौन सा हो गया? V1 हो गया। ये शीर्ष कौन सा हो गया? V2 हो गया। हमने यदि मान लो डिग्री ऑफ V1 ज्ञात किया तो इसके मान 0 आ गया। हमने डिग्री ऑफ V2 ज्ञात किया तो इसका मान क्या आ गया? 0 नहीं, सॉरी, कितना? 1। क्लियर है? क्योंकि जिस शीर्ष की कोटि ज्ञात कर रहे हो उस पर आपतित कोरों की संख्या क्या होती है? उसकी कोटि। बताओ कितनी कोटि है दोनों शीर्षों की? 1 1। तो बताओ प्रमेय सत्य है?
एक एक चीज इस तरह से लिखें जिससे हर चीज एक्सप्लेन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन हो रहा है उसको लिखने में ही। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कि जो भी अपन ने थ्योरी प्रूफ की है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि 2 से ज्यादा शीर्ष है। अब एक बात बताइए, 2 से ज्यादा शीर्ष है, मान लो 3 या 3 से ज्यादा शीर्ष है, ये मान के चलूं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में मैंने क्या कहा, यदि ग्राफ जी में 3 अथवा 3 से अधिक शीर्ष हो, मतलब 3 और 3 से अधिक शीर्ष हो, इसका मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि जो ग्राफ है जी उसमें 3 अथवा 3 से अधिक शीर्ष है। तो देखिए आप ध्यान देंगे, अब हमें क्या सिद्ध करना है पता है आपको, अब हमें यह सिद्ध करना है कि इसमें कम से कम एक शीर्ष तो अवश्य विद्यमान होगा जिसकी कोटि कितनी होगी, 5 या 5 से कम। कैसे सिद्ध करूं मैं आपसे एक बात कहता हूं, छोटी सी बात सुनिए। मैं बोलूं कि इसके अंदर प्रत्येक शीर्ष की कोटि 6 या 6 से ज्यादा है। बताओ मेरी परिकल्पना यदि गलत हो जाती है तो बताओ कितनी रह जाएगी कोटि, 5 या 6 से कम कितनी होती है, 5 या 5 से कम। क्लियर है बिल्कुल। तो इसे किससे सिद्ध करेंगे हम, विरोधाभास से, कॉन्ट्रोडिक्शन से। विरोधाभास क्या कहता है कि मैं अपोजिट मानता हूं, मैं परिकल्पना करता हूं कि इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, 5, मतलब 6 या 6 से ज्यादा। और यदि मेरा मानना गलत हो जाता है तो कितनी रह जाएगी, 6 से कम। इसका मतलब प्रमेय सत्य है। बात समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल क्लियर। देखिए यदि संभव हो तो, मैंने परिकल्पना की, यदि संभव हो तो जी में प्रत्येक शीर्ष की कोटि 6 या 6 से अधिक है। बोलिए भाई, इसका मतलब टोटल जो कोटियां हैं, डिग्री ऑफ वी जो है इसके अंदर जो है होगा वो क्या होगा, हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 6n होगा। होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्लियर सी बात है। एक शीर्ष की कोटि 6 है, दूसरे की 6 है, सबका टोटली जैसे हम बात करें तो प्रत्येक जो कोटियों का योग है वो हर हाल में किससे बड़ा होगा, 6n से बड़ा होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि कोई भी ऐसा शीर्ष नहीं है जिसकी कोटि 6 से कम है। ये मैं परिकल्पना करके चल रहा हूं। एक बात बताओ, मैंने माना क्या, डिग्री ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल टू 6n। यदि मेरा मानना गलत हो जाए तो लेस देन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बस यही तो सिद्ध करना है। क्लियर है भाई। क्या क्या सिद्ध हो जाएगा, 6 से छोटा, 6 से छोटी क्या है, 5, 5 या 5 से कम। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिग्री ऑफ वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी बराबर किसके हैं, 2e के बराबर है। कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि किसी भी ग्राफ के अंदर कोटियों का जो योग होता है कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। किसी भी ग्राफ में आप जज कर सकते हो। जब आप कोटि निकालते हो तो जो कोटियों का योग होता है वो कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए और समझिए, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही मान रखता हूं तो देखिए 2e ग्रेटर देन इक्वल टू 6n दिख रहा है आपको। यहां पर देखिए क्या होगा, 2 से कैंसिल हो गया तो e ग्रेटर देन इक्वल टू 3n। ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि g क्या दे रखा है, समतलीय। और कल की प्रमेय में ही आपने सिद्ध किया था कि समतलीय की शर्त क्या होती है। समतलीय की शर्त होती है, आपको पता होता है, e लेस देन इक्वल टू 3n - 6 होती है। क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि गलत है। अब ये तो है ही नहीं है कि क्वेश्चन में दे रखा वो गलत हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्वेश्चन में तो समतलीय ग्राफ दे रखा है, इसका मतलब ये शर्त गलत है, इसका मतलब मेरी परिकल्पना गलत है, मेरा मानना गलत है कि प्रत्येक शीर्ष की कोटि 6 या 6 से ज्यादा। इसका मतलब कोई न कोई शीर्ष अवश्य विद्यमान है जिसकी कोटि 6 से
कम है, अर्थात 5 या 5 से कम। क्लियर है बिल्कुल? तो क्या कहूंगा, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो क्या हो गया, तो डिग्री ऑफ V लेस देन इक्वल टू 5। बोलिए कोई भी दिक्कत हो तो आपको समझ सकते हो आप इस बात को, बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरी परिकल्पना ली और उस परिकल्पना को यहां गलत साबित हो गया, तो मेरी परिकल्पना गलत हुई, तो जो प्रमेय कह रही है वो क्या हो गया, सत्य हो गया। इसे ही हम विरोधाभास कहते हैं। बड़ा विचित्र काम है विरोधाभास का। यदि प्रमेयों को आप ढंग से समझना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और लास्ट 3rd ईयर तक आप लोग ध्यान रखें, प्रमेय बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बस केवल समझने की होती है। आपको करना क्या है, आपको मैंने बोला एक ही बात है कि आपको परिकल्पना करनी थी अपोजिट। मैंने कहा कि 5 से कम किसी शीर्ष की कोटि नहीं है। अब यदि मेरा मानना गलत हो जाए तो बताओ 5 से कम हो गई ना, या 5 या 5 से कम हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर सी बात है। एक बार आप तरीके से देख लीजिए, एक एक स्टेप मैंने ना तो एसएनई की किताब की कॉपी लिख दी हो, एक एक चीज अपन ने एक्सप्लेन की और लिखी है, तो इसे याद करने में भी सरलता रहती है। थोरम को रटना नहीं है, थोरम को समझना है। थोरम कभी भी बुक की कॉपी नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। आपके द्वारा लिखी हुई होती है, तरीके से होती है, तभी समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती। किताब में से एज इट इज छापना वो नहीं चलता। मेन होता है कि आपको किस तरह से समझा रहे हैं और किस तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है आपके सामने उस थोरम का। समझ रहे हो मेरी बात को? थोरम याद करने की नहीं होती, थोरम रटने की नहीं होती, थोरम समझने की होती है। समझ में आई बात आपको? ठीक है भाई, तो आप इसे लिखें। क्लियर सी बात है। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जो क्लासें होगी 10-5 दिन, वो पूर्ण रूप से आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लासेस मिलेगी 10-5 दिन, क्योंकि आपकी एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन को मैं जितना सुदृढ़ बना सकूंगा उतना सुदृढ़ आपको बनाऊंगा। ठीक है भाई, आगे की मैं नहीं कहता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा अब 10-5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है भाई, अब आप लिखिए, इसे नोट करें। हाँ 4 से। हाँ भी, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी, लिखिए क्वेश्चन। किसी समतलीय सरल ग्राफ में किसी, क्वेश्चन लिखना है, किसी समतलीय सरल ग्राफ में, किसी समतलीय सरल ग्राफ में 30 शीर्ष है तथा
प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है। किसी समतलीय सरल ग्राफ में 30 शीर्ष है और प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है? प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो समतलीय ग्राफ को है समतलीय ग्राफ को कितने पार्श्वों अर्थात क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। आपको क्या क्या याद करना है कि भाई इसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है किसी भी समतलीय सरल ग्राफ में यदि 30 शीर्ष है तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है तो बताइए समतलीय ग्राफ को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, कितने क्षेत्रों में उसे तोड़ा जा सकता है, कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्लियर सी बात है। अब आप सोचोगे तो पहले तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। सबसे पहले तो ये देखो आप लोग कि आपको कितने टोटल शीर्ष दे रखे हैं। बताओ भाई कितने शीर्ष दे रखे हैं टोटल? 30 शीर्ष। एक शीर्ष की कोटि कितनी है? 3। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो दिया हुआ है वो क्या है, टोटल कोटियों का जो योग मैं लिखना चाहूं तो वो कितना होगा? 3 एक शीर्ष की कोटि है तो 30 शीर्षों की कोटि कितनी हो गई? 90। कोटियों का टोटल योग किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली चीज तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन में। क्लियर है। अब आप सुनिए, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको पता होगा कि किसी भी ग्राफ के अंदर कोटियों का योग किसके बराबर होता है? अभी अभी बोला था मैंने, डिग्री ऑफ वी हर हाल में किसके बराबर होता है? 2e के बराबर होता है कि नहीं होता? एक बात बताइए, समीकरण नंबर 1 और 2 की हम मदद लें तो देखिए क्या लिख पाएंगे, ध्यान देंगे। समीकरण 2e किसके बराबर आ गया? 90। तो e बराबर कितना आ गया? 45। हमने कोरों की संख्या निकाल ली कितनी? 45। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए ऑयलर सूत्र से n माइनस ई प्लस आर बराबर 2। इसे क्या बोलेंगे हम? ऑयलर सूत्र बोलेंगे। एक बात बताइए, ऑयलर सूत्र के अंदर हम क्या लेंगे? हमारे पास क्या है, देखो कोरे मिल गई, शीर्ष आपसे पहले से पता है, आर पूछ रहा था, निकल जाएगा। बताओ शीर्ष कितने हैं? 30। n बराबर कितना दे रखा है? 30। कोरे कितनी है? 45। तो रखें इसमें 30 माइनस 45 प्लस आर बराबर क्या है? 2 है कि नहीं? बताओ इसका मतलब कितना रह गया? 30 में ये गया तो कितना रह गया? -15 प्लस के आर बराबर 2। तो आर बराबर कितना आ गया? 17। बताओ भाई क्या दिक्कत है? तो यही तो पूछा था उसने कि बताओ कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो आर क्या बताता है? हमें क्षेत्र को बताता है। तो आर कितना हो गया? 17। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए 30 तो शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है, तो बताइए इसे कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो वो हमने ज्ञात किया। क्लियर है बिल्कुल। एक एक चीज आप देख लीजिए। टोटल कोटियों का योग निकाल लिया, हम अच्छे से जानते हैं 2e के बराबर होता है, 2e को मान रख दिया वहां से, e बराबर आ गया, n है e, तो r निकल जाएगा आपके सामने। कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो अब इसे नोट करें फटाफट।
हाँ भाई, देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम है तो आपको स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ना है। आप यदि तरीके से चैनल पर हो, क्लासें ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप इतना ज़रूर आपको मिल रहा है 101% कि आप 100+ नंबर ला सकते हो अच्छे से, ये ध्यान रखना। देखिए और समझिए। इसके बाद एक और चीज़ बोल रहा है वो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि K5 एक समतलीय ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, अभी एक किया था, सेकंड डाल लो इसको। सिद्ध कीजिए कि K5, सिद्ध कीजिए कि K5 समतलीय ग्राफ नहीं है। मतलब हमको ये शो करना है कि जो K5 है वो क्या नहीं है, समतलीय ग्राफ नहीं है। अब बात यहां पर आती है समतलीय ग्राफ K5 के लिए। देखो इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई अभी, K5 एक पूर्ण ग्राफ है और इसके लिए जो शीर्षों की संख्या होती है ना, मतलब कोरों की संख्या, वो क्या होती है, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कोरों का फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। कोरों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, n(n-1/2)। पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखिए n का मान कितना है इसके अंदर, n बराबर कितना दे रखा है 5, तो e बराबर देखो 5 1/2, यही होगा ना। आप बताइए e बराबर कितना आ गया, देखिए ये 5 × 4/2 कितना रह गया 10, तो e बराबर 10 आपके पास आ गया। क्लियर सी बात है। अब समतलीय होगा कि नहीं होगा ये बात बताएगा समतलीय की शर्त। समतलीय की शर्त क्या है आपके सामने, समतलीय की शर्त समतलीय होने के लिए आपको कल मैंने लिखाया था, पता हो तो, समतलीय की शर्त क्या थी, आपने देखा होगा e ≤ 3n-6 थी, यही थी ना। तो हम चेक कर लेते हैं, e का मान कितना आया 10, ≤ 3 मल्टीप्लाई कितना है 5 - 6, 10 ≤ कितना आया 15 -6, 10 ≤ कितना आया 9। ये तो सत्य ही नहीं है। कभी 10 9 के बराबर या 9 से छोटा हो सकता है क्या, भाई नहीं हो सकता ना। अरे भाई आपको पता है ये वाली जो लिखी हुई है इक्वेशन सत्य है क्या, नहीं है ना, संभव ही नहीं है, जो कि संभव नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, अतः K5 क्या नहीं है, एक समतलीय ग्राफ नहीं है। बोलिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए माइंड के अंदर कि K5 समतलीय ग्राफ क्यों नहीं है। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण यह हुआ कि समतलीय की शर्त का ही पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो K5 क्या नहीं है, समतलीय ग्राफ नहीं है। क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो नोट कर ले इसको। इस टॉपिक के बाद हम ग्राफ पर चलेंगे, उस वृक्ष पर चलेंगे। वृक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वृक्ष क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वृक्ष रोज़ देखते हो आप अच्छे से, उस वृक्ष को आप देखें, उसमें ये देखें कि क्या होती है, पर्ण मतलब पत्तियाँ होती है, टहनियाँ होती है, तना होता है, जड़ें होती है, मूल जिसे बोलते हो आप, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। यहाँ जो मिलेगा आपको एक सेलेक्टेड पोर्शन मिलेगा पूरा। यदि कोई बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा तो 101% उसका सेमेस्टर क्लियर होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है, ठीक है भाई। और आप अच्छे से समझ सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पढ़े अभी तक, उन बच्चों के लिए तो ये सुपर टॉनिक का ही काम करेगा, ध्यान रखना।
क्यों? क्योंकि वो पूरा पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उसे कवर कर लेंगे तो वो आराम से सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, और बस यही है कि आप लोगों को अच्छा लगता है लेक्चर तो आप कमेंट ज़रूर करें, साथ में अपने फ्रेंडों को और शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य है इस बार का ओनली कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो, फर्स्ट सेमेस्टर से स्ट्रेस फ्री हो, उसके बाद उसको मोटिवेशन मिले कि आगे वो बीएससी को कंप्लीट करे। क्योंकि ऐसा हो रहा है, वो आप अच्छे से समझ रहे हो कि साइंस का बच्चा भी एक तरह का डर में चल रहा है कि मैं बीएससी भी करूँ कि नहीं करूँ। तो कई सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होना ज़रूरी है बढ़िया तरीके से। फिर अगले सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर की बात करेंगे। तो 10-15 दिन आप बने रहें, तरीके से बने रहें, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेमेस्टर की एग्ज़ाम के दिन तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भाई, तो आप बताइए कोई भी दिक्कत हो तो आपको। और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। हाँ भाई, और क्वेश्चन रह रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और करते हैं अपन थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो आप तो आपके क्रम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष है, 7 शीर्ष है उस ग्राफ के अंदर, तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 4 है, प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है? 4 है। तो ग्राफ में कुल कितनी कोरें होगी? कि ग्राफ के अंदर कुल कितनी कोरें होगी, अर्थात कोरों की संख्या पूछ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ ग्राफ में 7 शीर्ष है, प्रत्येक की कोटि कितनी है? 4। तो बताओ कोटियों का योग पता चल जाएगा ना आपको। तो टोटल कोटियों का योग कितना हो जाएगा? देखिए टोटल कोटियों का योग क्या होगा, सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ग्राफ में कुल कोटियों का योग आपको पता है डिग्री ऑफ v को बताता है, और वो किसके बराबर है बताइए? 7 × 4 के बराबर है कि नहीं है? तो टोटल कोटियों का योग कितना हो गया? डिग्री ऑफ v बराबर कितना? 28। आप अच्छे से जानते हो ये बात। जो कोटियों का योग है वो किसके बराबर है? 2e के बराबर। ये दूसरी समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से 2e किसके बराबर है? 28 के बराबर। तो e बराबर कितना है? तो कोरों की संख्या आ गई आपके पास 14। क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज पर बिल्कुल भी। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक था वो था कुछ थ्योरम और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस, उनको आपने देखा, समझा और जाना। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और काफ़ी यूजफुल होगा आपके वो टॉपिक, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर हम अगली क्लास के लिए बात करेंगे और अगली क्लास में जो होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसकी हम बात करेंगे ग्राफों में आव्यूह, अर्थात ग्राफों के अंदर मैट्रिक्स। जो भी क्वेश्चन आता ही आता है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू आज के लिए।